हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कुमार में। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बहुपद है, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लास 10th वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से जो है 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है बोर्ड एग्जाम में। लॉन्ग टाइप का थोड़ा क्वेश्चन पूछता है, वहाँ से 2 नंबर का पूछेगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव के थ्रू यहाँ से क्वेश्चन जो भी पूछता है। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जो कि आपको बड़ी आसानी के साथ लगाना होगा। जो बच्चे बड़े आसान तरीकों से अगर ये क्वेश्चन जान लेते हैं, तो बड़े आसान सा ये नंबर वो अपने बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं। तो आइए हम बहुपद के बारे में कुछ जो बातें हैं वो बताते हैं, पूरे डिटेल में ना जाकर, क्योंकि ये समय जो है वो डिटेल का नहीं है। ये समय जो पूरे डिटेल का नहीं है, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको बताया जाए और बहुपद के बारे में थोड़ा बता दिया जाए। अगर ये पूरा कवर हो जाता है तो बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो अब वो समय नहीं है जो समय पहले था। बहुत बारीकी से इस चैप्टर को समझा जा सकता है। तो पॉलिनोमियल बेटा बहुपद क्या होता है, सबसे पहले ये बातें आपको जानना पड़ेगा। बहुपद, बहुपद, बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। जो हम लिख रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं? हाँ, दिख रहा है, चलो ठीक है। बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा पॉलिनोमियल। POLYNOMIALS, ALS, POLYNOMIALS, पॉलिनोमियल्स इंग्लिश में बोलते हैं। सबसे पहले बहुपद जानने से पहले आपको चर के बारे में जानना होगा और अचर के बारे में जानना। अगर चर अचर समझ में आ गया, और एक चीज और, गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं, अगर ये 3 चीजें आप जान लेते हैं तो बड़ी आसानी से आप बहुपद का परिभाषा बना सकते हैं। चर क्या होता है बेटा? चर और अचर में यही अंतर होता है कि जो चर होता है उसका मान फिक्स नहीं होता है, लेकिन अचर का मान फिक्स होता है। चर का मान बदलता रहता है और अचर का मान बदलता नहीं है। कहने का मतलब, अगर आपके सामने लिख दिया जाए कि जिसका मान बदलता रहता है, उसे हम चर कहते हैं, उसे हम चर कहते हैं। एज मीन्स, अगर आपको एग्जाम्पल में बोला जाए तो यहाँ से ABCD वाला जो टर्म है, ए से जेड तक, ये जो टर्म होता है ये हमारा क्या होता है? चर होता है। क्योंकि बेटा ये आप जब समीकरण आप सॉल्व करते हो, यक्स का मान देखते हो ना, या गुणनखंड आप जब करते हो, तो यक्स का मान आपने कभी देखा होगा कि यक्स का मान 2 भी आता है और -2 भी आता है। ये फिक्स नहीं रहता है कि यक्स का मान 2 ही है कि -2 है। तो ये चीज़ें आपके सामने लिखा रहता है। और अचर में क्या होता है, अगर आपके सामने ये 3 लिखा है, 2 लिखा है, 4 लिखा है, तो ये जो लिखा है वो मान कभी बदलने वाला नहीं है। आई बातें समझ में? और गणितीय संक्रियाएँ क्या होता है बेटा? अब अचर समझ में आ गया, चर समझ में आया। जिसका मान बदलता है उसे हम बोलते हैं चर, जिसका मान नहीं बदलता उसे हम बोलते हैं अचर। चर क्या होता है? चर आपके सामने बताया गया। अचर क्या होता है? अचर वाला टर्म आप 1 से 100 तक गिनती ले सकते हैं। आई बात समझ में? समझने के लिए बहुत बात डिटेल में, इससे अतिरिक्त तो आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। गणितीय संक्रियाएँ क्या होता है? प्लस, माइनस, गुणा, भाग। यही तो होता है गणितीय संक्रियाएँ। अब अग अब अगर कहा जाए कि भैया बहुपद की परिभाषा क्या होती है, तो बहुपद की परिभाषा यही होता है कि चर तथा अचर राशियों को गणितीय संक्रियाओं द्वारा व्यक्त करना ही हमारा क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। चर तथा अचर राशियों को गणितीय संक्रियाओं द्वारा व्यक्त करना ही हमारा क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। एज मीन्स एग्जाम्पल में, जैसे एज, जैसे क्या है? जैसे आपके सामने 3x लिख दिया जाए प्लस फिर 3 लिख दिया जाए। अब ये जो है हमारा चर हो गया, ये अचर हो गया। अब चर अचर राशियों को हम क्या कर रहे हैं? गणितीय संक्रियाओं द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, 3x -3 भी हो सकता है, या 2x -4 भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है आपके सामने। या आप कर सकते हो कि 2x इंटू 4 कर सकते हो। आई बात समझ में? तो ये जब जितना हम आपके सामने लिख रहे हैं, यही तो होता है बहुपद। तो बहुपद की परिभाषा आपको भटकने की कोई आवश्यकता नहीं, आप बड़ी आसानी से इसको बता सकते हो कि चर अचर राशियों को गणितीय संक्रियाओं द्वारा व्यक्त करना ही हमारा क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हमको जानने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना अगर आपको समझ में आ रहा है, तो आप इतना
आपका काम है बहुपद को पहचानना बस। और एक बात ये भी जानिए, बहुपद की घात जो होता है वो बेटा कभी ऋणात्मक नहीं होता, इतना आप जान लीजिए। बहुपद की जो घात है वो कभी रूट में नहीं होता, ये भी आप जान लीजिए। आई बात समझ में? और बहुपद की जो घात होती है वो कभी आधी नहीं होती, ये भी आप जान लीजिए। आधे का मतलब रूट में नहीं, इतना आप जानिए। अगर बहुपद की परिभाषा आपसे लिखने के लिए बोल जाता, वैसे तो बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन आप जानते रहिए कि चर अचर राशियों को गणितीय संक्रियाओं द्वारा व्यक्त करना ही बहुपद कहलाता है। अब आप में क्या है, यहाँ से जो रिलेशन बनता है, वो आपको जानना पड़ेगा। अब जैसे कुछ मान लो आपके सामने ये दिया गया है कि y बराबर f(x) का फलन दिया गया हो। अगर ये बोर्ड एग्ज़ाम में अगर 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछता है और यहाँ पर शून्यकों की संख्या आपसे पूछेगा। जैसे y बराबर f(x) का कोई फलन दिया रहेगा और आपसे जो है ऐसे डायग्राम बना रहेगा चतुर्थांश में ऐसे, और आपसे ये कहेगा कि भैया ये जो है ऐसे डायग्राम बनाया रहेगा और आपसे पूछ लेगा कि शून्यकों की संख्या आप बताइए। शून्यकों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन में भी आपको दिया रहेगा 1, 2, 3 या 4 ऐसे, या 0 भी ऐड कर सकता है, 0 या 1 ऐसे, 0, 2, 3, 1। तो आप कैसे बताओगे? yfx का मतलब ये जो y बराबर fx दिया गया है, कहने का मतलब ये जो दिया गया है बेटा, ये साफ दिख रहा है कि ये जो y अक्ष की बातें नहीं कर रहा है। ये जो fx है, fx का मतलब ये जो लाइन आपको गया है चतुर्थांश में, x अक्ष और y अक्ष से गुजरता हुआ, आपसे ये पूछ रहा है कि ये y बराबर fx का फलन दिया गया है। और ये कह रहा है कि ये जो बीच में ये आपसे पूछ रहा है कि ये x अक्ष को कितनी बार काट रहा है। तो जितनी बार काटता है उतना ही शून्य होता है, आप इतना जान लीजिए। जितनी बार ये x अक्ष को काटेगा, उतने आपको जानना पड़ेगा। या यहाँ पर x बराबर fy का फलन दिया रहता तो y अक्ष पे आपको देखना है। यहाँ पर y बराबर fx दिया है तो हमको x अक्ष पे देखना है, और x अक्ष पे ये देखना है कि ये जो लाइन गई है, जो रेखा जा रही है, ये क्या कर रही है कि x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रही है। यहाँ पर आप देखेंगे 1, 2, 3, 3 बिंदुओं पर काट रही है तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 3। अगर इस प्रकार का बोर्ड एग्ज़ाम में सवाल पूछता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे आपको देख के बताना है, बस शर्त जो कह रहा है उसको देख कर ही आप लगाइएगा। ऐसे नहीं है कि आप पूछ रहा है x अक्ष का तो आप बता दीजिए y अक्ष वाला। y बात समझ में? अगर y बराबर fx दिया गया है तो इसका मतलब ये x अक्ष का पूछ रहा है कि x अक्ष पर ये कितने बिंदुओं पर ये काट रहा है, x अक्ष को कितने बिंदुओं पर ये काट रहा है। अब आगे है आपका जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, या कुछ जो बहुपद के प्रकार होते हैं, रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद या त्रिघातीय बहुपद। वह बहुपद जिसके चर की घात 1 होती है उसी को रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद भी कहते हैं। द्विघातीय बहुपद या 2 चर रैखिक समीकरण, समीकरण नहीं बेटा, 2 द्विघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात 2 होती है वो द्विघात बहुपद। अगर आपसे कहा जाए कि भैया जो एक घातीय बहुपद है या रैखिक बहुपद जिसको बोलते हैं, रैखिक बहुपद, ये कहा जाए कि वह बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात वह बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात 1 होती है, 1 होती है, रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद कहलाता है। वह बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात 1 होती है, रैखिक बहुपद कहलाता है। एज़ मिस एग्ज़ाम्पल में आप जैसे देखना चाहो, तो आप देख सकते हो कैसे? ax प्लस b, ax प्लस b, ये आपका क्या है? रैखिक बहुपद। इसमें क्या है? चर की अधिकतम घात जो है बेटा वो 1 है। चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। इसमें चर की घात देखो तो चर की घात कितनी है? 1। लेकिन एक शर्त पे दिया रहेगा जहाँ a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 के बराबर हो गया तो ये रैखिक बहुपद रह ही नहीं गए। सिर्फ बचेगा हमारा अचर पद, जो कि b क्या है हमारा? अचर पद।
बी क्या है? अचर पद। ए हमारा गुणांक है, एक्स का गुणांक है और बी हमारा क्या है? अचर पद। अगर ए बराबर 0 हो जाएगा तो ये बताइए रैखिक बहुपद रह गया कि नहीं रह गया? तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर रैखिक बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें चर की जो संख्या है वो हमारी क्या है? शून्य है। चर की नहीं, ए का मान जो है शून्य है। पूरा ये शून्य कर दिया इसको। आई बात समझ में? तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि यहाँ पर ए का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हम द्विघात बहुपद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। द्विघात बहुपद, ये ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात 2 होती है 2 होती है, द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद बहुपद कहलाता है। ये आपके सामने। हम भी सोच रहे हैं कितना डिटेल से आपको बता दिया जाए कि ये चैप्टर जो है वो 20 से 25 मिनट में कंप्लीट हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि 20 से 25 मिनट में, कम से कम आप इतना मान के चलिए 40-45 मिनट का ये जो वीडियो होने वाला है वो 40 से 45 मिनट का होगा। लेकिन हम यहाँ पर 2 वीडियो बनाएँगे। 20-20 मिनट का आपको 2 अपलोड वीडियो मिलेगा जहाँ से आपका बहुपद जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्या सीखा कि रैखिक बहुपद क्या है और द्विघात बहुपद क्या है? या एक घाती बहुपद को ही हम क्या करते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं। आई बात समझ में? क्या लिखा गया है कि ऐसा बहुपद या वह बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात 1 होती है, रैखिक बहुपद कहलाता है या ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात 2 होती है, द्विघात बहुपद कहलाता है। आई बात समझ में? एग्ज़ाम्पल अगर कहा जाए कि भई आप इसका एग्ज़ाम्पल बता दीजिए, एग्ज़ाम्पल आप देख लीजिए इसका एग्ज़ाम्पल क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें c आपका क्या है? अचर पद है। अचर पद है। ए और बी क्या है? इसमें गुणांक हैं किसके? यक्स के। ये यक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये यक्स का गुणांक है। लेकिन इसमें भी एक शर्त है जहाँ ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ए का मान अगर 0 हो गया तो बचेगा हमारा क्या? bx प्लस c। जब ये द्विघात बहुपद नहीं रह गया, अब ये कौन-सा कैसा बहुपद रह गया? ये हो जाएगा आपका रैखिक बहुपद। कैसा बहुपद हो जाएगा? रैखिक बहुपद। अगर यहाँ पर ए का मान 0 हो जाएगा, बहुपद तो रहेगा। यहाँ पर अगर ए का मान 0 हो गया तब बहुपद नहीं रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर अगर ए का मान 0 हो गया तो ये bx प्लस c बचेगा। अगर bx प्लस c बचेगा तो ये कैसा बहुपद हो गया? रैखिक बहुपद। इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो। या द्विघात समीकरण में ए का मान 0 हो जाए तो कौन-सा बहुपद होगा? ए का मान ए बराबर 0 दिया गया है तो कौन-सा बहुपद होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए रैखिक बहुपद। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, अब आपका काम क्या है? द्विघात बहुपद से आप क्या करोगे? शून्यकों के बीच आप संबंध देखोगे और संबंध का जो प्रूफ है, वो प्रूफ आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बड़े सिंपल तरीकों से आप जान सकते हो। मान लीजिए द्विघात बहुपद है, क्या है? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में आपको दिया गया है, आपके सवाल का ही जो जवाब है, वो सवाल से ही हो रहा है। अब ये मनोहर रे की किताब आपके सामने ये देख रहे हैं, कोई और किताब नहीं। यहाँ पर ये महापुरुष की जो है फ़ोटो भी लगी हुई है और ये क्लास जब हम 2019 में जो है हाई स्कूल पढ़ रहे थे, तब की ये किताब है। तब से ये जान लीजिए ये हमारे पास है और हमारी बहुत प्रिय पुस्तक है और मास्टरमाइंड की भी बुक चल रही थी उस समय, लेकिन हम लोग मनोहर रे से, मास्टरमाइंड से, अजय कुमार अग्रवाल से मतलब 3-4 ऐसे लेखक थे जिन किताबों से हम लोग पढ़ा करते थे। तो आइए यहाँ पर हम क्या करते हैं, शून्यकों के बीच की सत्यता का जाँच करते हैं और कैसे निकालते हैं इस बात को हम जानते हैं। आई बात समझ में? जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन भी दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि यदि द्विघात बहुपद यदि नोट पॉइंट में आप लिख सकते हो, यदि द्विघात बहुपद यदि द्विघात बहुपद बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, जिसके शून्यक जिसके शून्यक जिसके शून्यक अल्फ़ा, बीटा हैं। अल्फ़ा व बीटा है। अल्फ़ा व बीटा।
यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, जिसके शून्यक अल्फ़ा, कामा, बीटा है। अगर यहाँ से जो क्वेश्चन 1 नंबर का बनता है, इतना आप जानिए जो मेन पॉइंट है आप उतना ही ध्यान दीजिए, बहुत निगमन की आवश्यकता नहीं। अगर निगमन आप बहुत चाहोगे तो कमेंट आप कर दीजिए, हम निगमन बहुत अच्छे तरीके से आपको बता देंगे। लेकिन यहाँ पर आपकी आपकी जो सख्त आवश्यकता है वो आपका क्या है, जो है नंबर लाने का। बोर्ड एग्ज़ाम में कितना स्कोर आप कर सको, इस पॉइंट पर आप बात कीजिए, क्योंकि अब वो समय नहीं रह गया है। जैसे आपके सामने लिखा गया है ये द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस मान लेते हैं कि द्विघात बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है और कहा जा रहा है जिसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, अल्फ़ा और बीटा है। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए अगर द्विघात बहुपद है, एग्ज़ाम्पल में ये पूछता है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है, तो आपने क्या देखा इसके 2 ही शून्यक निकल के आए हैं, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा और बीटा। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है, अल्फ़ा और बीटा। अब एग्ज़ाम्पल के लिए आपसे अगर कहा जाए कि एग्ज़ाम्पल बताइए भैया, तो आपको हम यहाँ पर निगमन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं, हमने पहले बताया कि आप यहाँ पर जो मेन सूत्र है आप उसको जानिए और इसके बाद शून्यक कैसे निकालते हैं वो सीख लीजिए और शून्यकों का जाँच कैसे करते हैं ये जान लीजिए। यहाँ पर जो 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है उसको बड़ी आसानी से आप कर सकते हो, बहुत लंबा वीडियो ये होने वाला नहीं है, इतना आप जान लीजिए। जैसे आपके सामने एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं कि ax स्क्वायर प्लस यहाँ पर 5x प्लस 6 बराबर 0 एक ऐसा बहुपद है द्विघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 है। अब 2 की घात है, तो ये कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद। अब कह रहा है कि इसमें इसके शून्यक होंगे, इसके शून्यक होंगे, इसके शून्यक होंगे। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, आपके सामने ये दिया गया है, तो आपको गुणनखंड करना आना चाहिए। अब गुणनखंड कैसे किया जाता है, आप इतना जान लीजिए कि इस वाले टर्म का इसमें गुणा कर किया जाता है अपने मन में, किया गया 6x स्क्वायर। कहने का मतलब अब 6 उठा लीजिए, एक्स स्क्वायर को ऐसे छोड़ दीजिए, 6 को ऐसे पार्ट में तोड़िए कि जोड़ दीजिए 5 हो जाए, गुणा कर दीजिए 6 हो जाए। तो सबको पता होना चाहिए कि 2 तिहाई 6, 3 एकम 3 ये होता है। 3 और 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा बेटा, 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब ल हमको क्या करना था, जब जोड़ते हैं इतना समझ में आना चाहिए 2 और 3 को जब आपस में जोड़ोगे तो 5 आना चाहिए, 2 और 3 का गुणा करेंगे, हमें क्या प्राप्त होना चाहिए 6x स्क्वायर। इसके साथ भी x लगा दीजिए, इसके साथ भी x लगा दीजिए, हमको लाना क्या था 5x यहाँ आपके सामने लिखा गया है। तो खंड ऐसे ही इसका खंड किया जाता है। भाई बात समझ में जोड़ दो कि 5x हो जाए, गुणा कर दो 6x स्क्वायर हो जाए। तो ये जो टर्म है ये लास्ट में आप अपने पहले अंक को तोड़ना सीखो, इसके बाद अपने तरफ से ये x लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि x और x का जब गुणा करोगे तो इसकी घातें 2 हो जाती हैं। तो इसका जब 2x और 3x का गुणा करोगे 3 दूनी 6x स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो गुणा में हमको लाना था 6x स्क्वायर, जोड़ने पे लाना था 5x स्क्वायर जो कि आपके सामने लिखा गया है। तो ये सब खंड आप पढ़ चुके हो, बहुत बारीक से आपको बारीकी से आपको समझ में आना चाहिए और बड़ी आसानी से आप इसका खंड भी कर सकते हो। तो क्या करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। अब इसमें देखिए ये 4 पद हो गया, 2-2 पद का आप बना लीजिए। इसमें क्या-क्या कॉमन मिल रहा है? x कॉमन मिलेगा तो x कॉमन लीजिए, x प्लस 2 हो गया। इसमें कॉमन क्या मिल रहा है बेटा 3 तो x प्लस 2 और ये बराबर 0। एक कोष्ठक में आ गया x प्लस 2 क्यों? क्योंकि ये कोष्ठक बराबर गुणनखंड तभी सही माना जाएगा जब ये जो कोष्ठक वाला मान है वो बराबर आएगा तब। अब ये बराबर आ गया तो आपको एक मान ले लेना है, दूसरा छोड़ देना है। एक हो गया x प्लस 2, एक हो गया x प्लस 3 बराबर 0। अब क्या करना है x प्लस 2 बराबर 0 से इसकी तुलना कीजिए आप। x बराबर आ गया -2 और इसमें जब करेंगे x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा -3। यहाँ पर शून्य किसके कितने निकल गए? यक्स के कितने मान निकल गए? 2 मान, एक -2 और एक -3। तो द्विघात बहुपद था, इसके शून्यकों की संख्या कितना निकल के आया? तो आप कहोगे सर इसका 2 ही शून्यक निकल के आया है। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, बड़ी आसानी से आप बताओगे द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है।
अगर आपसे कहा जाए कि भैया इसकी सत्यता की जाँच कीजिए, अगर इस कहा जाए कि इसकी सत्यता की जाँच कीजिए, तो सत्यता की जाँच के लिए आपको जो फ़ॉर्मूला आपके किताब में दिया गया है, उस फ़ॉर्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, इसमें सत्यता की जाँच करेंगे। हम पहले क्या करते हैं, ये बातों को यहीं पर ध्यान दीजिएगा। अब ये खंड आपके सामने इसका मान जो निकल गया, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका जो पूरा-पूरा मान है, हम यहीं पर लिख देते हैं। अब वो जो मान निकल के आया है, अब वो सत्यता की जाँच कैसे किया जाता है द्विघात बहुपद में, तो आप ध्यान दीजिए। इसका जो x की वैल्यू आया है भैया 2 मान आया, 2 मूल निकल के आए हैं, 2 शून्य निकल के आए हैं, -2 -3 ये निकल के आया, इसको ऐसे रख दीजिए। चलिए ठीक है। अब अगर आपसे कहता है कि द्विघात बहुपद में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 अब जिसके शून्यक अल्फ़ा, बीटा अल्फ़ा और बीटा है। तो द्विघात समीकरण में आपसे ये भी कहेगा, अगर द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है, अगर आपकी किताब में नहीं दिया है, तो आप इतना ये जानिए, इसका जो मेन खंड है, आप वो ध्यान दीजिए। अब मेन खंड इसका क्या है भैया? ये है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0 ये। ये भी द्विघात बहुपद है और ये भी हमारा द्विघात बहुपद है। तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, यही जो मेन आवश्यकता है इस सूत्र का है, ये आप जानते रहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ठक में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर आपसे कहा जाए शून्यकों का योग, आपसे कहा गया कि अल्फ़ा और बीटा इसके शून्यक हैं। अब इस टाइप का जो क्वेश्चन मिलेगा उसका आप इससे तुलना करो। तुलना करने का मतलब द्विघात समीकरण से आप इसकी तुलना करोगे जब, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आप इसमें तुलना कीजिए। यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि ए की वैल्यू क्या होगा, तो आप यक्स यहाँ से कैंसल करोगे, एक्स स्क्वायर की तुलना एक्स स्क्वायर से होगा। तो ए का मान क्या आ गया? 1। अब बी का मान अगर यहाँ से निकालोगे तो ये एक्स कैंसल, बी बराबर आ गया बेटा 5। अगर आपसे अचर पद कहा जाए तो सी बराबर आ गया 6। आया कि नहीं आया? तो जो मेन सूत्र होता है उस सूत्र को आप जानिए और बड़ी आसानी से उस पर जो है हम सत्यता की जाँच करते हैं। आई बात समझ में? क्या होता है? शून्यकों का योग बराबर शून्यकों का शून्यकों शून्यकों का योग बराबर अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a -b/a और शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल बराबर कहने का मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कहने का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा गया है, कहीं-कहीं किताब में ये लिखा रहता है कि माइनस एक्स एक्स का गुणांक एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ऐसे। और ये अल्फ़ा इंटू बीटा में कहीं-कहीं लिखा रहता है, क्या लिखा रहेगा भैया? c/d कहने का मतलब अचर पद माइनस नहीं रहता है इसमें, अचर पद अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो फ़ॉर्मूला दोनों एक ही है, आप जो सरल लगे आप अपनी आसानी से अपनी सुविधा अनुसार जो आपको सही लगता है आप उससे जो है उतार सकते हो। फ़ॉर्मूला जो भी लिखा गया है वो आपके सामने लिखा गया है। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है ये आप उतार लीजिए। ये ये क्यों उतारेंगे? अगर आप मान लो कि यहाँ पर आपको शून्य दिया रहे और कह दिया जाए कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे ज्ञात करोगे? सवाल ये उठता है कि आप कैसे ज्ञात करोगे? जैसे मान लीजिए आपको अल्फ़ा और बीटा का मान दिया गया, जैसे इस पर हम क्या करेंगे शून्यकों की जाँच करेंगे। जैसे a बराबर 1 दिया है, b बराबर 5 दिया है, c बराबर 6 दिया है और आपसे ये कह रहा है कि भैया इसमें क्या है शून्यकों की जाँच कीजिए आप। तो शून्यकों की जाँच आप जब निकालते हो क्या करते हो अल्फ़ा प्लस बीटा का जब मान निकालते हो बेटा, वो कैसे निकलता है? वो निकालते हो कैसे माइनस b/a कहने का मतलब शून्यकों का जो योगफल निकला है माइनस बी का मान 5 है, तो 5 रख दीजिए, इसमें माइनस आगे लगा हुआ है, आप देख लीजिए। माइनस b/a का क्या मान है? 1 यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान आ गया है, वो क्या आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान आया -5 आ गया, ये।
अगर आपसे कहा जाए अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का जो मान है, वो क्या मान है? वो आप देख लीजिए यहाँ पर। अल्फ़ा इंटू बीटा का जब मान यहाँ से आप निकालेंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का जो मान आया है, वो क्या आया है? आप यहाँ पर देखेंगे C/A लिखा है 6 बटे आप 1 कर दीजिए। यहाँ से जो मान कटेगा, ये कटता हुआ चला जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से 1 अल्फ़ा इंटू बीटा का जो मान आ गया, वो क्या आ गया भैया 6 आ गया। अब लाके जो मान पता है, आप इसी समीकरण में रख दीजिए, तो ये आपका समीकरण प्राप्त हो जाएगा। मतलब द्विघात बहुपद है आपको प्राप्त हो जाएगा। ये जो द्विघात बहुपद का सूत्र है। क्या हम प्राप्त किए हैं? आप देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का जो मान है -5 5 है। माइनस 5 है, बाहर आपका एक्स है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का जो मान है वो 6 है। तो आप यहाँ क्या करेंगे एक्स स्क्वायर इसका इसमें गुणा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो ये द्विघात बहुपद भी यहाँ से निकल जाता है और जो है शून्यकों की सत्यता का जाँच भी हो जाता है। तो बड़ी आसानी से आप यहाँ से जो है शून्यकों का जाँच भी कर सकते हो और शून्यक निकाल भी सकते हो। तो जितना भी चीज़ें यहाँ पर था, ये आपको सिखाया गया है कि शून्यक का जो फ़ॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आप इतना जानिए कि शून्यकों का जो योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कहने का मतलब शून्यकों का गुणनफल बराबर क्योंकि द्विघात बहुपद था, अब द्विघात बहुपद में 2 ही शून्यक था, एक अल्फ़ा, एक बीटा, एक बार दोनों को जोड़कर मान निकाला गया है, एक बार दोनों को गुणा करके मान निकाला गया है। जो रिलेशन आपके सामने बनाया गया है, उसी प्रकार से, उस विधि से आप जो है बड़ी आसानी से सवाल को लगा सकते हैं। द्विघात बहुपद दिया रहेगा तो वहाँ पर आप शून्यक भी निकाल सकते हो और शून्यकों की सत्यता की जाँच भी आप कर सकते हो। जो कि एग्ज़ाम में पूछता है कि इसके फला बहुपद का जो शून्यक क्या होगा और शून्यकों की सत्यता की जाँच कीजिए। तो बड़ी आसानी से आप यहाँ से इतना बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब वीडियो बहुत लंबा नहीं करेंगे, लंबा करने का कोई मतलब नहीं है, अगर लंबा करते हैं तो भाई अगला वाला जो वीडियो है उसको 20 मिनट में बना देते हैं, ये तो लमसम आधा घंटा का हो गया। लेकिन यहाँ से कुछ बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगर आपको समझ में आया है तो बड़ी आसानी से आप यहाँ से जो है अपना 2 नंबर कंप्लीट कर सकते हो, 2 से 3 नंबर। तो कुछ सवाल को हम आइए अगले वीडियो में करते हैं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।